nerves. In the peripheral nervous system, the neurons carries impulses to and from the central nervous system by the chain-like grouping of neurons called nerves. मैंने आपको पहले बताया कि न्यूरॉन्स जो थे, अगर वो ब्रेन के अंदर थे तो वो न्यूक्लियाई कहलाते हैं, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिक्स होती है। एंड दे आर, उनका वहां पर उनका बिहेवियर कुछ और है। ठीक है, वहां पर क्विकली एक एरिया से दूसरे एरिया तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। जैसे देखो, आंख से देखना और देख के एक्ट करना, कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन पास होती है। और इसी के बरक्स, अगर आपके पाँव में कील चुभी है और उसका रिएक्शन जो है वो कितना देर से आता है। तो ये इसीलिए है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपका ब्रेन या जो न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, वो एक न्यूक्लियाई के तौर पर, एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं। जबकि जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से, उनके अंदर जो है वो भी हैं, तो वो भी न्यूरॉन्स, लेकिन स्टिल वो दे टेक अ वाइल, और अपनी जो काम में उनका थोड़ा सा वक्त जो है वो सर्फ होता है। तो ये सारे के सारे इम्पल्सेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं, कैरी करते हैं फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। The term nerve applies only to cell fibers in peripheral nervous system. In the central nervous system, these are called fiber tracts. तो अगर ये पेरिफेरल नर्व्स की बात की जाए, तो पेरिफेरल नर्व्स आपको पेरिफेरल सिस्टम के अंदर नजर आएंगी। जबकि अगर यही नर्व स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा बन जाए तो हम इनको कहते हैं फाइबर ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अगर आप गौर कर लें। ब्रेन वालों को हमने कहा था कि वो न्यूक्लियाई हैं। जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, दोज आर नर्व्स व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरिफेरल रीजन, या दोज ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व फाइबर्स। ठीक है, ये तीनों की जो शक्ल और इनका काम और इनकी बनावट जो है वो मुख्तलिफ हैं सारे के सारे न्यूरॉन्स। So we have realized that neurons has got a different shape, size because of their responsibility, location and working. तो आप ये इसको नर्व्स को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नर्व फाइबर्स आर चार्ज। अब ये कुछ बातें जो हैं जो आपको मजीद समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नर्व के अंदर से करंट ट्रांसमिट कैसे होती है। अब ये मुझे नहीं पता कि लड़कों को तो शायद ये पता हो चार्जेस के बारे में कि किस तरीके से चार्ज ट्रैवल करता है। होपफुली गर्ल्स ने भी मैट्रिक किया था, उनको भी पता होगा। तो अब आप जरा समझिए कि चार्ज करंट जो है वो क्यों पास होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। नर्व फाइबर्स आर चार्ज इन देयर रेस्टिंग स्टेट। In this state, the cells have a resting membrane potential of minus 70 microvolts, meaning that the inside of the cell membrane has a negative charge in relation to the outside. अच्छा, अब मैं इस तमाम स्टेटमेंट को बताता हूँ। कोई भी नर्व फाइबर होगा, कोई भी नर्व फाइबर होगा, कोई भी न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट होगा, जब वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, वाइल कुछ भी नहीं कर रहा वो, तो उस वक्त वो रेस्टिंग स्टेट में होता है। उस रेस्टिंग स्टेट के दौरान उसका जो चार्ज होता है वो -70 माइक्रोवोल्ट्स होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर जो चार्ज है वो बाहर वाले चार्ज से मुख्तलिफ है। कि अंदर वाला जो चार्ज है वो मुख्तलिफ है एज कंपेयर टू आउटर चार्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस नर्व सेल्स के अंदर पोटेंशियल है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या आता है? जब दो सतहों के दरमियान इलेक्ट्रिकल चार्जेस का फर्क होगा तो करंट मूव करेगा। करंट के मूव करने के लिए शर्त ही यही है कि दो आपके पास एक पॉजिटिव वायर हो और एक नेगेटिव वायर हो, तब तो करंट जाएगी। लेकिन खाली पॉजिटिव से नहीं जाएगी, खाली नेगेटिव से नहीं जाएगी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए। तो हमारी जो नर्व्स हैं इनके ऊपर ऑलरेडी बाय नेचर इनके अंदर -70 माइक्रोवोल्ट्स का चार्ज मौजूद है। मतलब क्या है कि आउटर और इनर साइड में जो फर्क है वो -70 वोल्ट्स का, माइक्रोवोल्ट्स का फर्क है। हालांकि ये एनर्जी बहुत, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एनर्जी जो है ये बहुत कम है, बहुत ही कम है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ये बहुत है। इट्स मोर देन अनफ, इट्स मोर देन अनफ हमारी परफॉर्मेंस के लिए।
लिहाजा ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं ये सेल को इस काबिल कर देते हैं कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसके इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकेंगे। होता क्या है, देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड द सेल एंड अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम इन द सेल। सेल के बाहर वो जो चार्ज था वो किस चीज का चार्ज था, वो ये वाला चार्ज नहीं था जो हमारा बिजली वाला चार्ज है, बल्कि वहां पर आयनिक एक अरेंजमेंट है, आइंस हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल से बाहर जो है वो सोडियम है और सेल के अंदर पोटेशियम है। तो अब आप लोगों को ये बात पता होगी, अगर थोड़ा सा आप लोग याद रखें, पिछले अपने याद रखें अपनी मैट्रिक और इंटर वाली किताबों को। नाउ दिस वाज अ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन ही है ना, देखो ये न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी है, ये इसके टेलीडेंड्राइट्स हैं। अब वो कहता है कि बाहर वाली साइड पर सोडियम पड़ा हुआ, ये देखो, और अंदर वाली साइड पर पोटेशियम है। तो होगा क्या, होगा ये कि किसी भी लम्हे जब इसको मौका मिलेगा तो ये पॉजिटिव अंदर आ जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव अंदर आने की कोशिश करेगा और नेगेटिव बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो अब इस सूरत हाल में ये है जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, और ये कितना है, -70। कितना है, -70 माइक्रोवोल्ट्स। अंदर चार्ज और है, बाहर चार्ज और है, और ये इस चीज की गारंटी है कि अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, ये ऊपर से नीचे आ सकता है, ये नीचे से ऊपर जा सकता है। ओके। अब जब ये वाली सिचुएशन नॉर्मल थी, उसके बाद हुआ कि एक स्टिमुलस आया। स्टिमुलस से मुराद एक इनपुट आया, किसी सेंसरी ऑर्गन से इनपुट आया। जब सेंसरी ऑर्गन से इनपुट आया तो आप गौर करें कि हुआ क्या कि ये दो जो चार्जेस थे वो अंदर आ गए, और जो माइनस अंदर वाला था वो बाहर चला गया। देख रहे हैं आप, ये इनके अंदर ट्रांसफर होगी, माइनस वाले बाहर चले गए, प्लस वाले अंदर आ गए। लेकिन यहाँ एक और भी फिनोमेना आपको नजर आ रहा है, माइनस के बाद प्लस है और प्लस के बाद माइनस है, लिहाजा ये जो ब्लू वाले चार्जेस हैं ये पॉजिटिव, ये आगे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देते। नाउ दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जब ये आगे चले जाते हैं तो वापस इलेक्ट्रॉन अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव बाहर निकल जाते हैं, नेगेटिव अंदर आ जाते हैं। अब आप इस तमाम सिचुएशन को गौर करें कि किस तरीके से जो न्यूट्रल पोजीशन थी और अब इम्पल्सेस जो है वो मूव कर रहे हैं। अगर ये करंट ना होता तो इम्पल्स एक डायरेक्शन में ना जाते, बल्कि कोई आगे चला जाता, कोई पीछे चला जाता। लेकिन इम्पल्स हमेशा न्यूरॉन से एक ही डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करती है। इसको कहते हैं पोलराइजेशन और इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन यानी कि वो अपनी एक्चुअल स्टेट में आ गई। तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इस न्यूरॉन के साथ, ये सेल बॉडी के साथ क्या हुआ था, ट्रांसफर ऑफ आइंस हुआ था। आइंस ट्रांसफर हुए थे, इलेक्ट्रिक करंट्स ट्रांसफर हुए थे। ठीक है, अंदर वाला करंट बाहर गया, बाहर वाला अंदर आया, डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आई, डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आई तो थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को वापस अपनी पुरानी स्टेट में ले आया। जब वो अपनी पुरानी स्टेट में ले आया तो इलेक्ट्रॉन्स ने आगे मूव करना शुरू कर दिया, और जब ये निकल गया यहाँ से तो ये सारी चीजें वैसी ही हो गई जैसी कि पहले थी। अब इसको जरा गौर से समझिए, मैंने आपको डायग्राम इसलिए दिखा दी पहले ताकि आपको समझ आए। अब जरा गौर करें। नंबर 1, तो नर्व फाइबर्स जो हैं वो -70 माइक्रोवोल्ट पर चार्ज होते हैं। इसका मतलब ये हो कि अंदर वाली मेम्ब्रेन्स का नेगेटिव चार्ज है और बाहर वाली का अंदर वाली का जो नेगेटिव चार्ज है और बाहर वाले का पॉजिटिव है। नंबर 2, देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। बाहर ये प्लस प्लस क्यों लिखा हुआ है, इसलिए कि बाहर सोडियम मौजूद था। और नीचे अंदर जो है वो पोटेशियम है। पोटेशियम से क्या मुराद है, पोटेशियम से मुराद है नेगेटिव साइन। तो ऊपर बाहर जो था वो नेगेटिव था, अंदर जो था वो पॉजिटिव था। एक सेकंड, लेट मी कंफर्म। बाहर जो था वो पॉजिटिव था, अंदर जो था वो नेगेटिव था। अंदर पोटेशियम था, और पोटेशियम के इस तरीके से होने की वजह से देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ -70 वोल्ट्स। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि दिस डिफरेंस स्टेम्स फ्रॉम द सेल relative impermeability to sodium and sodium potassium pump mechanism whereby sodium is pumped continuously out of the cell and potential is pumped in। अब जरा गौर करें हुआ क्या कि कंटिन्यूअसली होता ये है, जब एक इम्पल्स आती है तो होता यह है कि सोडियम अंदर चला जाता है और पोटेशियम बाहर आ जाता है, सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है जब एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है। एट रेस्टिंग स्टेज, जब वो सारी चीज कुछ भी नहीं हो रहा,
तो ऊपर पॉजिटिव सोडियम बाहर ही रहता है और पोटेशियम अंदर ही रहता है और कुछ एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, कोई इलेक्ट्रिकल स्पार्क आता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आयंस की डिसअरेंजमेंट होती है। जब ये डिसअरेंजमेंट होती है तो एक इम्पल्स जनरेट होती है। ये इम्पल्स जनरेट होती होती ट्रेवल करती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर। और ये क्यों ट्रेवल कर रही है? इसलिए कि आगे चार्जेस हैं, देखो प्लस, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लिहाजा करंट एक साइड पे चलना शुरू करता है। इस करंट को हम इम्पल्स का नाम देते हैं। और जब ये इम्पल्स गुजर जाती है तो उसकी रीपोलराइजेशन का इंतजाम हो जाता है और वो शख्स जो है वो नॉर्मल उसी स्टेज पे आ जाता है जिस पे को ऊपर वो पहले था। तो ये दो वजूहात से सारा काम हो रहा है। नंबर वन, आइंस मूव कर रहे हैं। नंबर टू, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि साइनेप्सिस के अंदर से इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस जो है वो दो तरीके से मूव करते हैं। नंबर वन, कुछ केमिकल रिएक्शन के जरिए और कुछ इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस के जरिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें सोडियम है और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का जिक्र है। लिहाजा सोडियम और पोटेशियम के आगे पीछे होने से, अंदर बाहर आने जाने की वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस ट्रेवल करती हैं। अब यहीं पर अगर आपको रुक के सोचें तो आपको समझ आएगी एक बात कि सोडियम और पोटेशियम हमारे खाने की बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। मिसाल के तौर पर केले में पोटेशियम है और नमक में सोडियम है। तो आप देख लें कि जब हम ये चीजें खाते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स को कितनी तकवीत मिलती है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट वी कैन एक्चुअली गेट, ये जो सॉल्ट्स हैं इनका हमारे लिए, हमारी बॉडी के ऊपर कितना फर्क है। यही चीजें बेटे आपकी दवाइयों में यही चीजें होती हैं कि दवाइयाँ लेने से इंसान ठीक हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा होता, हमें रिफ्लेक्सेस हमारे अच्छे नहीं होते और हम ठीक हो जाते हैं। सो इस बात को हम आगे मजीद बढ़ाते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो ये मेडिसिन की और एग्जांपल्स भी आएंगी आपके पास। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बाहर सोडियम था, अंदर पोटेशियम था। जब एक नर्व, एक इम्पल्स आया, एक स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने के नतीजे में चार्ज जो थे वो अपसेट हो गए। चार्ज अपसेट होने की वजह से चार्ज ने ट्रेवल करना शुरू कर दिया, पोटेशियम ने बाहर जाना शुरू कर दिया, सोडियम ने अंदर आना शुरू कर दिया। एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ और अल्टीमेटली मैसेज जो था फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर जो है वो ट्रेवल कर गया। अब जरा आगे देखते हैं। आफ्टर डीपोलराइजेशन, जब डीपोलराइजेशन हो जाती है, द आयनिक फ्लो रिवर्सेस, sodium is pumped out and potassium is pumped back into the cell. This is repolarization process whereby the membrane is returned to its resting position. During depolarization and what's this? And during depolarization and one-third of the repolarization process, the neuron cells cannot be restimulated with another action potential. This interval or absolute refractory period prevents repeated excitation of neuron. मैं बेटे आपको डायग्राम से बताता हूँ ये सारी बात जो मैंने आपको बताई। नंबर वन, ये आपकी न्यूट्रल स्टेज थी, ये आपकी एक्टिव स्टेज है जिसके अंदर पोटेशियम जो था वो बाहर ट्रैवल करता है, सोडियम अंदर ट्रैवल करता है और नर्व इम्पल्स जनरेट करती है। जब ये नर्व इम्पल्स जनरेट कर रही होती है तो उसके बाद एक रीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल अपनी पुरानी वाली पोजीशन पर जाने की कोशिश करता है, यानी कि नेगेटिव आइंस अंदर आ जाते हैं, पॉजिटिव आइंस दोबारा बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर एक और चीज भी है, वो ये कि जब तक ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, यहां से इसको दोबारा स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता। न्यूरॉन जब तक अपने इस मैसेज को, एक न्यूरॉन अपने मैसेज को अपनी बॉडी के 2/3 से आगे नहीं कर देता, दोबारा ये एक्साइट नहीं होता या दोबारा ये मैसेज नहीं लेगा। ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अदरवाइज न्यूरॉन बार बार एक्साइट होना शुरू कर देंगे। एक्साइट का मतलब ये कि वो बार बार स्टिमुलस लेना शुरू कर देंगे। तो एक न्यूक्लियस जो है, एक न्यूरॉन जो है वो एक दफा स्टिमुलस लेगा और जब वो स्टिमुलस उसकी बॉडी का 2/3 क्रॉस कर चुका होगा तब वो रेडी हो जाएगा कि अब मुझे दोबारा नया स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड किया जाए।
बेटे आई कैन अंडरस्टैंड कि दीज आर टेक्निकल सिचुएशंस, लेकिन ये जानना इसलिए बच्चों ज़रूरी है क्योंकि मैं जो आगे आपको एग्जांपल्स देने वाला हूँ वो न सिर्फ आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे बल्कि रिलेट कर सकेंगे कि दवाइयाँ क्या करती हैं, हम दवाइयों से ठीक क्यों हो जाते हैं, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड। तो उन तमाम चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। अभी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो सेल बॉडी के बारे में बताया है, मैंने आपको सेल प्रोसेसेस के बारे में बताया, और अब मैं जिस चीज़ पर कोशिश कर रहा हूँ वो है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज या इम्पल्सेस कैसे जाती हैं। इससे पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी कि साइनैप्स के अंदर, साइनैप्स जो गैप था दो न्यूरॉन्स के अंदर, उनके दरमियान फिर मैसेज कैसे ट्रैवल करता है। सो उनके अंदर मैसेज ऐसे ट्रैवल करता है कि देयर इज आइदर केमिकल रिएक्शन, या तो कोई केमिकल रिलीज होते हैं और या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। इसको आप एक और तरीके से समझ लीजिए, हम सब अगर अपने दोनों हाथ फैला के खड़े हो जाएं और फॉर एग्जांपल मैंने दोनों अपने हाथ स्ट्रेच किए दाएं और बाएं, और मेरे अगले साथी ने भी दाएं और बाएं स्ट्रेच किए, तो मेरा दायां हाथ उसके बाएं हाथ को टच करता है, ठीक है, और उसका दायां हाथ अगले के बाएं हाथ को टच करता है। एक तो ये हो गया कनेक्शन न्यूरॉन्स का। फिर अब यहां पर टच नहीं करना बल्कि थोड़े से फासले पर मेरा दायां हाथ उसके बाएं हाथ के पास है, टच नहीं करता क्योंकि न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, इनके दरमियान एक गैप है। अब जब वो गैप है तो अब क्या करें न्यूरॉन, तो अगर तो वो साथ साथ जुड़े होते तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल कर जाती, लेकिन चूंकि वो साथ साथ नहीं है तो बाज औकात ये केमिकल रिलीज करते हैं, इनके अंदर से कोई केमिकल रिलीज होता है जिसको दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे न्यूरॉन्स जो हैं वो कैच कर लेते हैं। बात समझ आ रही है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के ट्रेवल करने के लिए तो उनका जुड़ा हुआ होना जरूरी था, लेकिन यहां पर वो जुड़े हुए नहीं है बल्कि गैप है, और गैप को कैसे फिल करेंगे जब वहां पर केमिकल्स रिलीज होंगे, वो केमिकल ट्रैवल करके दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंच जाते हैं और आपका मैसेज जो है वो पास अक्रॉस हो जाता है। फिर हमने आपको ये बताया कि ये जब बॉडी एक सेल बॉडी जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में भी चार्ज्ड होती है, और इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉजिटिव और नेगेटिव के फर्क को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके अंदर -70 माइक्रोवोल्ट्स का एक इलेक्ट्रिक वो है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और जैसे ही इम्पल्स क्रिएट होता है तो उसके अंदर कुछ बैलेंस आउट होता है, पोटेशियम बाहर चला जाता है, सोडियम अंदर आ जाता है, एज ए रिजल्ट एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स चलती है, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो मैसेज लेकर जाती है। अब ये इफरेंट के अंदर भी ऐसे ही होगा और एफरेंट के अंदर भी ऐसे ही होगा, इसी तरीके से नर्व जो है वो आगे की तरफ जाएंगी। तो ये सारी चीजें थी बेटे जो मैंने आपको बताई हैं। अब न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मैंने बताया बीच में साइनैप्स था, तो साइनैप्स होने की वजह से ये दो तरीके से कम्युनिकेट करती है। नंबर वन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन और नंबर टू केमिकल कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल और केमिकल न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। ओके, सो हाउ डज इट हैपन। इलेक्ट्रिकल पार्ट मैंने अभी आपको बताया, एक्शन पोटेंशियल इज एन इलेक्ट्रिकल करंट सेट डाउन द एक्सॉन। जब कभी भी इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो सेल के अंदर से गुजरती है तो उसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगी तो इसको कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। द एक्टिविटी विद इन द न्यूरॉन्स इज इलेक्ट्रिकल, दिस करंट सेट्स द न्यूरॉन टू फायर। और ये जो इलेक्ट्रिकल करंट गुजरती है इसके नतीजे में एक छोटा सा स्पार्क होता है, जो कि स्पार्क अगला न्यूरॉन जो है वो कैच कर लेता है। छोटा सा एक स्पार्क होगा इलेक्ट्रिक करंट का, और अगले न्यूरॉन जो है उस लाइट को, उस इलेक्ट्रिसिटी को, उस इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्स को कैच कर लेंगे। दिस इज ऑल और नन प्रोसेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि या तो वो होता है और या वो नहीं होता। ये नहीं होता कि थोड़ा सा करंट रिलीज हुआ और अगले ने पकड़ लिया, नहीं ऐसे नहीं होगा। या तो प्रॉपर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होगा और अगला न्यूरॉन उसको पकड़ लेगा, या ये काम बिल्कुल नहीं होगा और या ये काम पूरा पूरा होगा। ऑल और नन प्रोसेस, या एक्शन पोटेंशियल होता है या नहीं होता। ये ऐसे है कि न्यूरॉन ने कोई काम करना है या नहीं करना, अगर उसने काम करना है तो एक्शन पोटेंशियल है तो वो काम पूरा करेगा, और ये नहीं होगा कि न्यूरॉन थोड़ा सा काम कर देगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगर जनरेट हुई है तो एक्शन पोटेंशियल के तहत दूसरे न्यूरॉन तक ट्रैवल करेगी। अब जरा देखें दूसरा क्या है। द साइनैप्स इज द स्पेस, information must be transmitted across the synapse to other neurons via the neurotransmitter।
दूसरी क्या चीज है, दूसरी ये चीज है कि ये तो इलेक्ट्रिक करंट था। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें, मैंने कहा केमिकल्स भी रिलीज करते हैं विच आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। केमिकल याद है जिसका ताल्लुक केमिस्ट्री से था, वो केमिकल था ना, यानी कि कुछ रिलीज होगा इलेक्ट्रोकेमिकल। कोई इसके अंदर दोनों खासियतें हैं, केमिकल भी है इलेक्ट्रिकल भी है, लिहाजा ये एक प्रोसेस ये भी था। अब इसके अंदर क्या होता है ये आप पढ़ लीजिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट रिजाइड्स इन द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन्स के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। They communicate to other neurons by binding to receptors on neighboring neurons। और ये कैसे पास ऑन करते हैं? जो दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है उनके साथ बाइंड कर लेते हैं, उनके जो रिसीवर्स थे, उनके जो डेंड्राइट्स थे, उनके साथ टच करते हैं और उनको डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देते हैं कुछ केमिकल्स जिनको कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। ओके, मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ। लेट मी, आई वांट टू फाइंड आउट कि कोई तुम लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो। ओके, सिद्रा आंसर तो सो रही है। लेट मी आस्क हफ्सा सतार भट्ट साहब। हफ्सा सतार, मुझे बताओ कि कौन कौन से तरीके से साइनैप्स में से गुजरती है आपके इम्पल्सेस? सर इलेक्ट्रिकल, केमिकल और शाबाश, न्यूरोट्रांसमिट के थ्रू और इम्पल्स के, बस बस, नेगेटिव और इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव। और केमिकल, इलेक्ट्रिकल हाँ और जी, केमिकल, ये और दो जवाब है, केमिकल। इलेक्ट्रिकल और जी जी केमिकल। जी केमिकल जी होंगे दोनों क्या हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहेंगे। शाबाश मेरा जी। बेटा। अच्छा जी, फरिया असलम, आप मुझे बताएं न्यूरॉन्स की वो कौन सी जगह होती है जहां पर के न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स की वो कौन सी जगह होती है जहां न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं? सर एक्सॉन्स के टर्मिनल्स पे। एक्सॉन्स के टर्मिनल्स पे पाए जाते हैं। शाबाश बेटे। नेक्स्ट इज, मैं पूछना चाहता हूं जी मुकद्दस लियाकत से। मुकद्दस बेटे, मुझे ये बताओ कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कैच कैसे करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को या सिग्नल्स को या न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैच कैसे करते हैं? सर मैं बताऊं? हम्म, सर बताओ। जब ये टच एक दूसरे से टच होते हैं तो ये स्पार्क होते हैं, तो उस वजह से जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसको कैच कर लेते जी, ये जो भी लड़की बोली मुझे बताएगा मोहसिन, इस लड़की ने सही बताया कि ये वो टच करते हैं आपस में न्यूरॉन्स? सर मोहसिन वॉशरूम गए हैं सर, वो आप टच नहीं बताओ। करते। जी सर। दे कैन सर नॉट टच टच। वो अगर टच कर गए तो फिर तो साइनैप्स खत्म हो गया ना, साइनैप्स अपनी जगह पर रहेगा, वो टच नहीं करेंगे। ऑलराइट, तीसरे नंबर पे अगला अगला सवाल। हैं। सर वो स्पार्क फिर कैसे होंगे? बेटे, जब उनमें से स्पार्क होते हैं, दे हैव गॉट चार्ज ना, उनके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एट सम पॉइंट दे गेट टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ चार्ज। वो स्पार्क जब प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि दूसरा न्यूरॉन जो कि साइड पे पड़ा है वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है और वो ओके उसको उसके करंट को कैरी कर लेगा। ठीक है, और मैसेज जो है ओके। वो पास अक्रॉस है। मारिया अनायत, आप मुझे ये बताओ कि जो सेल बॉडी है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? सॉरी टू से सर जी, मैं प्रीवियस लेक्चर नहीं सुन पाई ड्यू टू नेट इशू में, अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है। उमर, आप बताओ। निम्रा, आप बताओ। कोई भी नहीं बैठा सर हुआ। मैं बताऊं? जी बेटे बोलो। सर न्यूक्लियस और डेंड्रॉइड्स होते हैं सेल बॉडी में। हैं?
सेल बॉडी में न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स नहीं। सर Plus, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोइड्स। सर सेल बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सर सेल बॉडी में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस होता है। सुन लो, आप सुन लो। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, देयर आर और भी पता नहीं क्या थे। गोल्गी अपरेटस भी था सर। हाँ, गोल्जी अपरेटस वो भी मौजूद है। तो ये सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं जो कि सेल की फंक्शनिंग को रेगुलेट करती हैं। अब मुझे ये बताओ कि अब मुझे कौन बताएगा? अहमद फरीद। अहमद फरीद बैठा है? कोई नहीं बैठा। अनीला जावेद। यस सर। अनीला बेटे मुझे ये बताओ कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो गैप है उसको क्या कहते हैं? सर एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो गैप है उसको वो केमिकल रिएक्शन से वो एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते हैं। कहते क्या है उसको, गैप को? सर सिनैप्स कहते हैं। साइनैप्स कहते हैं। शाबाश, साइनैप्स कहते हैं। और इनके दरमियान मैसेजिंग कैसे होती है? या तो इलेक्ट्रिक करंट जाता है जिसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहते हैं, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए जो कि केमिकली प्रोड्यूस होते हैं वो जाते हैं। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज किया, अब आगे चलते हैं। यस सर। ओके, केमिकल कम्युनिकेशन। The communication between neurons is chemical. Neurotransmitters are either neutralized by enzyme or taken back up by the neuron that released it in reuptake. At least 50 different types of neurotransmitters have been identified. अब सिर्फ इसको इसी तरीके से स्लाइड को देख लो और पढ़ लो। नंबर 1 ये है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो केमिकल एक दूसरे, उनका कनेक्शन जो है वो केमिकल नेचर का भी होता है। अभी हमने कहा इलेक्ट्रिकल भी होता है, लेकिन हमने ये भी कहा कि केमिकल नेचर का कनेक्शन भी है। साइनैप्स के जरिए वो एक इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक केमिकली जो है वो पास अक्रॉस करते हैं इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या थे? न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि एक्सॉन्स के ऊपर पाए जाते थे। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो या तो न्यूरॉन इनको वापस ले लेता है या फिर वो साथ वाला उन न्यूरॉन्स को साथ वाला न्यूरॉन जो है वो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को अट्रैक्ट कर लेता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सॉन्स के ऊपर न्यूरो